आज सबसे पहले मैं आपको एक रिसर्च पेपर के कुछ अंश दिखाना चाहती हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि दिल्ली में जिस सोच के साथ आतंकवादी हमला हुआ वो सोच कितनी खतरनाक है। ये रिसर्च पेपर जो मेरे हाथ में है, ये रिसर्च पेपर अमेरिका की 150 साल पुरानी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की हुई है और उसके डेटाबेस में प्रकाशित हुआ। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक है मोटिव्स फॉर मार्टरडम। ये देखिए, इस रिसर्च पेपर के मुताबिक ओसामा बिन लादेन दुनिया का पहला ऐसा आतंकवादी था जिसने आत्मघाती हमलों या सुसाइड बॉम्बिंग को मार्टरडम ऑपरेशंस का नाम दिया। मार्टरडम ऑपरेशंस मतलब क्या होता है? शहादत का मिशन। ओसामा बिन लादेन एक पढ़ा लिखा सिविल इंजीनियर था जिसने पूरी दुनिया में यह खतरनाक धारणा फैलाई कि आत्मघाती हमला करना शहादत है, सबसे बड़ी शहादत। और अगर कोई मुसलमान खुद को बम के साथ उड़ा देता है तो वो शहीद होता है और उसके इस फिदायीन हमले को मार्टरडम ऑपरेशंस माना जाना चाहिए। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जिस डॉक्टर उमर नबी ने आत्मघाती हमला किया था वो भी ओसामा बिन लादेन की इन्हीं बातों को दोहराता था। हमें इस डॉक्टर का एक नया वीडियो मिला है जिसमें वो ये बता रहा है कि आत्मघाती हमले या सुसाइड बॉम्बिंग्स को बहुत सारे लोग गलत समझते हैं। वो ओसामा बिन लादेन की तरह कहता है कि फिदायीन हमला एक मार्टरडम ऑपरेशन है जिसमें हमलावर को पता होता है कि वो एक निश्चित जगह पर निश्चित समय के साथ खुद को बॉम्ब के साथ उड़ा लेगा और उसी मौत को वो शहादत के रूप में पेश करता है। ये वीडियो आपने यहां वहां सोशल मीडिया पर देखा होगा, लेकिन असल में ये शख्स क्या बोलना चाह रहा है ये बहुत खतरनाक बात है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कट्टरपंथी डॉक्टर ओसामा बिन लादेन की तरह सोचता था। और उसके इस वीडियो से ये साबित हो गया है कि उसने दिल्ली में 10 नवंबर को जो कार धमाका किया वो एक फिदायीन हमला था। अगर आप इस जो ये मोटिव्स फॉर मार्टरडम जॉन हॉपकिंस का जो ये पूरा रिसर्च पेपर है इसको आप पढ़ेंगे तो अलकायदा's टैक्टिकल आर्सेनल सुसाइड अटैक्स प्लेड अ पिवटल रोल। मतलब सुसाइड अटैक उसका सबसे इंपॉर्टेंट हथियार था, क्योंकि देखिए यहां पर सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी खुद को उड़ाने खुद को मारने पर आ जाए तो कोई उसे कैसे रोक लेगा अगर वो खुद ही बॉम्ब से पूरी तरह से लैस है। बहुत सारी बातें हैं, पहले सुनिए ये क्या कह रहा है। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. कई लोग इसकी बात को सुनकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये शख्स क्या बोल रहा है, किस वजह से ये बीच बीच में सुसाइड बॉम्बिंग को ही लेकर कई लोगों की गलत धारणा बता रहा है और फिर समझा रहा है कि क्यों सुसाइड बॉम्बिंग सही है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप देखिए तो तमाम धर्मों में और कानूनन भी आत्महत्या करना गलत माना जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि ये शख्स सुसाइड बॉम्बिंग को प्रमोट कर रहा है। आपने देखी होगी इसकी भाषा, अभी तो आपको डिकोड करके बताएंगे कि दरअसल ये शख्स क्या कर रहा है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इस वीडियो से किन 3 बड़ी बातों का पता चलता है। सबसे पहले सबसे अहम बात यह कि इस आतंकवादी ने यह वीडियो अंग्रेजी भाषा में बनाया है। इसमें इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि वो इस वीडियो को अपने जैसे पढ़े लिखे पेशेवर लोगों तक पहुंचाना चाहता था और ये बताना चाहता था कि फिदायीन हमलावर होना गलत नहीं है, ये मार्टरडम ऑपरेशन है। इस बात को ध्यान से समझिए। उसको ये बात पता थी कि जब वो अंग्रेजी में बोलेगा तो उसका जो ऑडियंस है, यानी जिन लोगों को उसे भड़काना था,
जिन लोगों को उसे सुसाइड बॉम्बिंग के लिए उकसाना था वो पढ़े लिखे लोग थे और वो अपनी अंग्रेजी भाषा के दबदबे का असर दिखाकर यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं कोई रूढ़िवादी आतंकवादी नहीं हूं, मैं तो अंग्रेजी फर्राटे से बोलता हूं और इसीलिए आज मैं ये कर रहा हूं। वीडियो पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचाने की चाहत थी। इस वीडियो के जरिए वो चाह रहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शायद प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स, जो कि सबसे बड़ा मॉड्यूल निकला है और फिदायीन हमले को सही ठहराता हुआ, ये सही बातें हैं। तो ये तमाम बातें बताती है। अब तक आतंकवादी ऐसे युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे जो बहुत गरीब हों, लाचार हों और शिक्षित होते थे, लेकिन इस वीडियो से पता चलता है कि आतंकी इन कट्टरपंथी बातों को शिक्षित वर्ग तक पहुंचाना चाहता था। इसका मकसद पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करना था। आपने इसकी अंग्रेजी सुनी, ये किसी अशिक्षित के लिए तो अंग्रेजी में नहीं हो सकता है। दूसरा, भारत एक ऐसा देश है, ये अब आपको एक बार दिखा देते हैं अब तक आतंकी कैसे दिखते थे। ये देखिए, कसाब से लेकर एक एक सबके नाम जब आप देखेंगे तो ये अब तक आतंकी, चाहे कोई भी हो, मौलाना मसूद अजहर हो, ये जितने भी आतंकी हो, ये इस तरह के दिखते थे। एक बार जूम इन करके दिखाई, मतलब अब लेकिन जब आप इस डॉक्टर को देखते हैं उसके बाद बात समझ जाती है, बदल जाती है। हमने आपको बताया ना कि 3 बड़ी बातें क्या है। दूसरी बड़ी बात उसकी ये थी कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत सारे लोग अंग्रेजी भाषा बोलने वालों को सुपीरियर मानते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होती है और ऐसे लोगों में से उन्हें सेंस ऑफ फियर यानी डर की भावना पैदा नहीं होती। और हो सकता है कि यह वीडियो इसी वजह से अंग्रेजी भाषा में उसने बनाया हो। इसे आप ऐसे भी समझिए कि आमतौर पर लोगों के जहन में एक आतंकवादी की छवि ऐसी होती है जिसमें वो हथियारों के साथ खतरनाक दिखता है। लोग कभी ये नहीं सोचते कि एक आतंकवादी डॉक्टर हो सकता है, अंग्रेजी भाषा में आत्मघाती हमलों को नॉर्मलाइज तरीके से पेश कर रहा है। आप देखिए कितने सरल भाव के साथ वो अंग्रेजी में बोल रहा है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा ही किया गया है। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर पढ़े लिखे लोग कट्टरपंथ की तरफ जा रहे हैं तो इसी वजह से ये नए तरीके कट्टरपंथ की तरफ उन्हें ले जा रहे हैं। लोगों के दिमाग में आतंकी की छवि ऐसी होती है, हथियारों वाला, सर ढककर, नाक ढककर, खतरनाक दिखने वाला। लेकिन अगर ऐसा शख्स जो आम एक डॉक्टर हो वो ऐसा दिखेगा तो तमाम मतलब बहुत खतरनाक तस्वीर दिखती है। और ऐसे लोग अपने अंग्रेजी फर्राटेदार भाषा के जरिए अगर कट्टरपंथ की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। और अब आतंकवादी संगठन भी पुराने जमाने के तरीकों से आगे बढ़ गए हैं। वो पढ़े लिखे लोगों, खासकर युवाओं, प्रोफेशनल्स, उसी तरह आतंक की तरफ ले जाना चाहते हैं जिन तरीकों और भाषा को ये युवा समझते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि फिदायीन हमले से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ये वीडियो क्यों बनाया होगा और किसके लिए बनाया होगा। तो इसके पीछे भी एक सनसनीखेज कहानी है जिसे आप सबको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आतंकवादियों का ब्रेन वॉश आखिर कैसे होता है। 2 साल पहले जब डॉक्टर्स का आतंकी मॉड्यूल तैयार होना शुरू हुआ तब यह तय हुआ था कि इस मॉड्यूल के सभी डॉक्टर, आपने सही सुना, इस मॉड्यूल के सभी डॉक्टर एक फिदायीन हमलावर को तैयार करेंगे और बाद में यही फिदायीन हमलावर खुद को बॉम्ब के साथ उड़ाकर आम लोगों की जान लेगा। ये पूरा डॉक्टर्स का मॉड्यूल बन रहा था। इनकी तरफ से यह तय किया गया था कि ये सारे डॉक्टर मिलकर एक फिदायीन को तैयार करेंगे। तो आपको ब्रेन वॉश करना था। फिदायीन तैयार करेंगे जो इनकी तरफ से इकट्ठा किया हुआ सारा जो एक्सप्लोसिव्स था उसको लेकर धमाका करेगा। शुरुआत में इस काम के लिए अनंतनाग के जासिर बिलाल उर्फ दानिश को चुना गया। ये देखिए चेहरा आपके सामने है, जिसने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी और वो एक अच्छे खासे परिवार से था और उसके पिता सूखे मेवे के स्थानीय व्यापारी थे। चेहरा देखिए। ऐसे मतलब सबसे पहले जो इनका टारगेट था कि हमें एक फिदायीन हमलावर चाहिए। एक्सप्लोसिव्स तो वो इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन उसको धमाका उससे कौन करेगा, कौन अपने आप को, अपनी जान उड़ाकर, अपने आप को उड़ाकर लोगों को मारेगा। तो सबसे पहले इसी को टारगेट किया था, जासिर बिलाल वानी। अक्टूबर 2023 में कुलगांव की एक मस्जिद में जासिर बिलाल की मुलाकात कुछ डॉक्टर से हुई, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद भी शामिल था। ये दोनों। इसी मुलाकात के बाद तय हुआ कि डॉक्टर उमर मोहम्मद इस लड़के को फिदायीन हमले के लिए तैयार करेगा और इसे कश्मीर से फरीदाबाद लाया जाएगा। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास डॉक्टर उमर मोहम्मद के एक नया कमरा किराए पर लिया
और इसी कमरे में जासिर बिलाल की ट्रेनिंग शुरू हो गई। उसे यह बताया गया कि वो अल्लाह का बंदा है और उसे फिदायीन हमला करके अपनी शहादत देनी है। आप सोचिए किस तरह से जहर भरा जा रहा था। शुरुआत में जासिर बिलाल इन डॉक्टर्स की बातों से प्रभावित हो रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद अप्रैल 2025 में उसने फिदायीन हमला करने से इनकार कर दिया और इसके पीछे इस्लाम धर्म को बड़ी वजह बताया। जी हां, ऐसे अनेकों लोग हैं जो ये खुलकर मानते हैं कि धर्म आत्महत्या की, मुजाहिदीन बनने की, फिदायीन बनने की इजाजत नहीं देता। ये लड़का आ तो गया था इनके बहकावे में, लेकिन यहां पर आने के बाद जो अभी तक की मिली जानकारी है उसने मना कर। उसने कहा कि जब कोई मुजाहिदीन फिदायीन हमले में खुद को बम के साथ उड़ाता है तो उसे जलकर मरना होता है और इस्लाम धर्म में जलकर मरना वर्जित है और इस्लाम धर्म में आत्महत्या को भी गलत माना गया है। ये दलील देते हुए जासिर बिलाल आज से कुछ महीने पहले आत्मघाती हमले करने से इनकार कर देता है और दावा है कि उसी के बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद ये वीडियो बनाता है जिसमें वो ये कहता है कि फिदायीन हमलों को गलत तरीके से समझा जाता है जबकि एक शहादत का मिशन है। ठीक वही आवाज, ठीक वही बोली, ठीक वही सोच जो उसामा बिन लादेन की थी, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, चाहे इंजीनियर उसामा बिन लादेन हो जो कि आतंकी था या डॉक्टर उमर मोहम्मद हो जो कि आतंकी था, इनको खुद अपनी जान नहीं देनी होती थी, इनके दूसरों को कट्टर बनाना था। जासिर बिलाल के पीछे हटने के बाद रास्ता क्या बचा? डॉक्टर उमर मोहम्मद ने यह तय करता है कि वो खुद फिदायीन हमलावर बनेगा और खुद को विस्फोटक के साथ उड़ाकर बाकी लोगों की जान लेगा। यही बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि इस हमले के लिए भी 3 विकल्पों को चुना गया था और ये सारे डॉक्टर्स गाजा के आतंकवादी संगठन हमास की तरह भारत में हमले करना चाहते थे। जिस तरह हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को कई ड्रोन्स और रॉकेट से इजराइल में बम धमाके किए थे, उसी तरह ये डॉक्टर्स दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में ड्रोन से हमला करने की योजना बना रहे थे और इसी के लिए उन्होंने 3000 किलो विस्फोटक इकट्ठा करके रखा था। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है? अगर ये साजिश उनकी कामयाब हो जाती तो विस्फोटक से लदे कई ड्रोन्स दिल्ली और दूसरे शहरों में अलग अलग जगहों पर धमाका करते और दावा है कि इन ड्रोन से हमले के लिए जासिर बिलाल को तैयार किया गया था। ये एआई जनरेटेड वीडियो हम दिखा रहे हैं क्योंकि अब पुलिस जो जानकारी दे रही है उसी के मुताबिक जासिर बिलाल का ये काम था कि उसे खुद भी फिदायीन हमलावर बनना था और ड्रोन से भी धमाके करने थे। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल के शहरों पर ड्रोन्स और रॉकेट पर विस्फोटक बांधकर हमला किया था, तब वहां इस तरह मंजर देखा गया था और इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे। और सोचिए, ये आतंकी डॉक्टर्स दिल्ली आसपास के शहरों में हमास स्टाइल में हमला करना चाहते थे। सोचिए, अगर हमास की तरह भारत में यह हमला हो जाता तो कितनी बड़ी तबाही होती और कितने लोग इन हमलों में मारे जाते। हमें अपनी जांच एजेंसियों की तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने बड़ी मात्रा में विस्फोटक को पहले ही बरामद करके साजिश को नाकाम कर दिया था और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर मोहम्मद भी गिरफ्तारी से थोड़ी दूर था, लेकिन उससे पहले ही उसने पकड़े जाने के डर से अपनी गाड़ी से यह फिदायीन हमला कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि जब इस हमले में शामिल आतंकी डॉक्टर्स का विरोध होना चाहिए था, तब हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो अब इसमें भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा है कि जिन डॉक्टर्स ने दिल्ली में हमला किया और इसकी योजना बनाई वो भटके हुए युवा थे। सुनिए, ये भटके हुए लोग हैं। इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। ये भटके हुए लोग हैं। इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। इससे पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह कहा था कि कश्मीर का मसला लाल किले के सामने गूंज उठा, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा था कि इन डॉक्टर्स ने ऐसा रास्ता क्यों चुना, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। और कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है उसका परिणाम हो सकता है। सुनिए, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। कब वो दिन आएगा हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछिए क्यों
इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? अपनी चिंता है, इन डॉक्टर्स की चिंता है कि इनको क्यों ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा, लेकिन इस बात की चिंता नहीं है कि आतंकियों का सफाया कैसे होगा शह देकर कि अपने अपने वोट बैंक की राजनीति में ये तमाम पार्टियां अब घुस गई हैं मैदान में। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि अगर आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले ये नेता खुद आतंकी डॉक्टर्स के मॉड्यूल का बचाव करेंगे, कोई उन्हें भटका हुआ कहेगा, कोई उल्टा पलट के उनकी तरफ से पूछेगा कि उनको ये रास्ता क्यों अपनाना पड़ा, इस पर चिंता कीजिए, जवाब दीजिए। ये देश कहां जाएगा? और ऐसा क्यों है कि इस धमाके में जो बेकसूर लोग मारे गए उनके लिए ये नेता कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जिन डॉक्टर्स ने इनकी जानें ली उन्हें भटका हुआ युवा बताया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो इससे पहले अफजल गुरु और याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों का भी बचाव कर चुके हैं, और इन पर आरोप लगता है कि ये सारे बयान मुस्लिम तुष्टीकरण यानी मुसलमानों को खुश करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि अगर ये सारे नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक तरफ ये राजनीति है, दूसरी तरफ वो खतरा है जिसका शिकार आप और आपके बच्चे भी हो सकते हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहती हूं, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया भारत के युवाओं के लिए कैसे एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। सोशल मीडिया भारतीय युवाओं के लिए अगर खतरा है तो आतंकी संगठनों के निशाने पर है वो लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया भारत के युवाओं के लिए कैसे खतरा है ये आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए। आतंकी संगठन उन्हें अपना निशाना इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए करते हैं। इन आतंकियों से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि एनआईए की अलग अलग टीमों ने ऐसे 67 मामलों की जांच की है जिनमें कट्टरपंथी बने युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए बरगलाया गया, उनको उकसाया गया। 67 केसेस, जूम इन कीजिए, 2024 का मामला है। 67 केस आए आतंकवादी बनाने के 2024 में, ये एनआईए की रिपोर्ट कहती है। और ऐसे में कट्टरपंथी युवाओं को सोशल मीडिया से ही उकसाया गया था। अगर आपके बच्चे सिग्नल ऐप ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई लोग माता पिता रहते हैं वो उनको लगता है कि बस एक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन अपने बच्चे का मोबाइल चेक कीजिए। सिग्नल ऐप, टेलीग्राम भी एक ऐप है जिसके जरिए बातचीत होती है, भड़काया जाता है। ऑनलाइन वीडियो गेम्स, अगर वो बंद कमरों में वीडियो गेम्स खेल रहे हैं उनको शिकार बनाया जा सकता है। व्हाट्सएप भी, व्हाट्सएप क्या चैनल ही तो था जैश ए मोहम्मद का, और करोड़ों करोड़ फॉलोअर्स रहते हैं। आप देखिएगा वहां जाकर व्हाट्सएप चैनल्स, कई लोग तो इसके बारे में शायद जानते भी नहीं है। व्हाट्सएप के चैनल स्कैन कीजिए कि कौन से चैनल्स वो फॉलो कर रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किससे चैट कर रहा है। अगर वो इनका इस्तेमाल करते हैं तो संभव है कि वो आतंकी संगठनों के निशाने पर आ सकते हैं और इन्हें इन ऐप्स और सोशल मीडिया की मदद से कट्टरपंथियों की ओर खींचा जा सकता है। और ये बात हम गहन रिसर्च के आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि एक नहीं अनेकों रिपोर्ट्स हैं, एजेंसियों की रिपोर्ट है। जिन डॉक्टर्स ने दिल्ली में धमाके की साजिश रची उनका ब्रेन वॉश किस ऐप पर हुआ था? टेलीग्राम ऐप के जरिए हुआ था। ये सारे डॉक्टर्स जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर उमर मोहम्मद हो, मोहम्मद गनई हो, ये शाहीन शाहिद हो, भाई हो उसका, ये सारे के सारे जुड़े हुए थे। कौन से आपसे जूम इन करके दिखाइए नाम, टेलीग्राम। देखिए जुलाई 2025 में सिराजुर रहमान और सैयद समीर को आईजी केमिकल्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। और एनआईए के मुताबिक ये दोनों आरोपी जानते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और सिग्नल ऐप के जरिए कई युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ ले जा रहे थे और उन्हें आतंकी बनाने की कोशिश हो रही थी। इसी साल सितंबर 2025 में गुरप्रीत नाम के एक छात्र को यूट्यूब पर कुछ वीडियोस दिखाकर कट्टरपंथी बनाया जा रहा था और हालात ये हो गए थे कि इस छात्र ने अपने घर पर ही बम बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ विस्फोटक में धमाका भी हो गया था। यह अभी की बात है। सोशल मीडिया पर जिन युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप पर जैश और लश्कर से जोड़ने की कोशिश हो रही है। हाल ही में जांच एजेंसियों ने जैश के एक व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा किया था जिसका नाम है मरकज सैयदाना तमीम दारी, जिससे 13,000 लोग जुड़े हुए थे। और इसी हफ्ते इंडिया टुडे की रिपोर्ट के बाद इस व्हाट्सएप ग्रुप को आतंकियों ने अब बंद कर दिया है। इस ग्रुप का आप यहां पर देख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जैश लश्कर के जोड़ने की बात थी। 13,000 लोग इस पर जुड़े हुए थे
और इसी पर ऐसे खतरनाक वीडियोस जिसमें कट्टरपन सिखाया जा रहा था, फिदायीन की बात हो रही थी, ये सब कुछ उसी पर चलाया जा रहा था। भारत एक ऐसा देश है जहां 35 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी है 94 करोड़। भारत में युवाओं का स्क्रीन टाइम हर दिन 7 घंटे से ज्यादा होता है। 35 साल से कम उम्र के लोग हैं 94 करोड़ और युवाओं का स्क्रीन टाइम, एवरेज स्क्रीन टाइम, एकदम जूम इन कीजिए यहां पर, जोर से आइए, 7 घंटे। 24 में से 7 घंटे आपके घर में जो बच्चे हैं वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जितने भी ये ऐप्स हैं उसका इस्तेमाल करो। इसीलिए आज हम हर माता पिता ये कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों की सोशल मीडिया से जुड़ी गतिविधियों के बारे में पता होना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर किन लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं। देखिए, कई बार आपके साथ भी मुश्किल आती होगी, जैसे हम सब के साथ आती है। मोबाइल छीनने पर बच्चा अग्रेसिव हो जाता है। जरूरी है कि आप उससे लगातार बात करें, उससे बात करें कि वो मोबाइल कितने घंटे यूज करना चाहता है। धीरे धीरे अगर आप उससे बात करेंगे और उसके साथ एक इस मामले में संबंध बनाएंगे तो धीरे धीरे वो आपकी बात सुनेगा। सडन टर्न अराउंड मोबाइल छीन लेने से शायद ना भी हो पाए। आज आपको ये भी देखना होगा कि आपके बच्चे जिस यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहां उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स कौन है, क्योंकि आज ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है और दिल्ली के शाहीन बाग में भी कुछ जगहों पर आज कार्रवाई हुई है। और ये सब कुछ जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है उनसे मिली जानकारी के आधार पर हो रहा है। ईडी की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी से भी पूछताछ करी और कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर कई नए खुलासे हो सकते हैं। और अब से कुछ देर पहले ईडी ने जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, जिससे अब इस धमाके में इस यूनिवर्सिटी और इसके संस्थापक की भूमिका भी संदिग्ध होती है और इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। हालांकि आगे केस कैसे बढ़ता है इस पर हमारी नजर रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में रहकर ही डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर उमर मोहम्मद ने बाकी लोगों के साथ मिलकर 3000 किलो विस्फोटक इकट्ठा किया। लेकिन अब इसकी यूनिवर्सिटी के हर राज को खंगाल कर देखा जा रहा है। पूछताछ जो इनकी गिरफ्तारी के बाद हो रही है तो कड़ियां और भी खुल रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर दिल्ली धमाके के दोषी पाताल लोक में भी छिपकर बैठे होंगे, ढूंढकर सजा दी जाएगी। इसके अलावा आज हमें एक तस्वीर मिली है जिसमें यह दिख रहा है कि लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कुछ वक्त पहले फरीदाबाद में एक नई गाड़ी खरीदी थी और इस दौरान उसके साथ डॉक्टर मुजम्मिल गनई भी मौजूद था, जिसके 2 ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। अब जांच एजेंसियां डॉक्टर्स के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी की पूरी कुंडली को खंगाल रही है। देखिए, दोनों निकले हैं कार शॉपिंग के लिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक साथ 25 जगहों पर ईडी की टीम ने रेड किया है। ये वो जगह हैं जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। और आज आपको यह भी देखना चाहिए कि जिस जैश ए मोहम्मद ने भारत के डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल तैयार किया, उसके चीफ मसूद अजहर का आज एक वीडियो, माफ कीजिएगा, एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। और इसमें मसूद अजहर ये कह रहा है कि वो इलॉन मस्क और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग से भी ज्यादा अमीर है। वो ये भी कहता है कि उसके पास हथियार खरीदने के लिए भी ढेर सारा पैसा है, जिहाद के लिए उसके पास पैसों की कमी नहीं है। हमारी टीम को ये पता चला है कि ये जो ऑडियो है 2 साल से ज्यादा पुराना भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप ये समझ पाएं कि इनकी सोच कैसी है। एक तरफ वो दिखाना चाह रहा है कि इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग से ज्यादा पैसा है, यानी एक मैसेज डाउन द लाइन जिनको वो कट्टरवाद की तरफ धकेल रहा है, उनको कह रहा है कि पैसे की कमी यहां पर कभी नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ वो दिखा रहा है कि कैसे धर्म से जोड़कर वो लोगों को उकसा सकता है। और यही मानसिकता डाउन द लाइन फैलाई गई है और इसी डॉक्ट्रिन पर सारे के सारे ये आतंकी चलते हैं। लेकिन फिर भी इससे आपको ये समझ आएगा, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी पढ़े लिखे लोगों को फिदायीन बना रहे हैं, लेकिन खुद ये अमीर होने की बातें करते हैं। आज ये डॉक्टर्स जैश के कारण जेल में है, लेकिन सोचिए, मसूद अजहर तो अब भी पाकिस्तान में सुरक्षित है और उसके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आई होगी। इसीलिए इन आतंकवादियों का भी असली चेहरा
पहचानिए जो अपनी दौलत के लिए दूसरे लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करके आतंकवाद फैला रहे हैं। आपको यह बताते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का 11 साल पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है। यह वीडियो मार्च 2014 का है, जब इस देश में यूपीए सरकार का शासन था। और इस वीडियो में उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के एक कार्यक्रम में एनएसए अजीत डोभाल ने कहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत की जासूसी के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया है। और उन्होंने इस वीडियो में भारत के मुसलमानों की काफी तारीफ भी की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आज इस वीडियो की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आज बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमानों से ज्यादा जासूस और आतंकी हिंदू समुदाय में होते हैं, और वो इस नैरेटिव को फैलाने के लिए एनएसए अजीत डोभाल के बयान का सहारा ले रहे हैं। ये बात हमने आपसे कल भी कही थी कि जिस देश में, इसी देश में जो लोग सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वही लोग धर्म के नाम पर नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं कि हिंदू धर्म के लोग भी यही कर रहे हैं। आज भी यही हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं को आतंकी और जासूस बताने के लिए एनएसए अजीत डोभाल के बयान का सहारा लिया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि अजीत डोभाल ने 2014 में जो भाषण दिया था उसका संदर्भ कुछ और था। वो अपने भाषण में ये बताना चाह रहे थे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भारत की जासूसी के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती करती है, क्योंकि इससे शक की गुंजाइश कम होती है और धर्म को ऐसे मामलों को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और भारत के मुसलमानों ने इस देश की तरक्की में योगदान दिया है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब यहाँ लोगों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, तब यही लोग एक दूसरे धर्म के आधार पर नीचा दिखा रहे हैं। और एक वर्ग ऐसा है जो कैसे भी बस ये साबित करना चाहता है कि मुसलमानों को सिर्फ बदनाम किया जाता है, हिंदू धर्म के लोग भी आतंकी होते हैं। आप खुद सुनिए, साल 2014 में एनएसए अजीत डोभाल ने क्या बयान दिया था और पूरे बयान का संदर्भ क्या था। The number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret act and the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with us and we will make it a great country. आज जब हमारे देश में कुछ लोगों ने दिल्ली के आतंकी हमले के बाद ये कहना शुरू कर दिया है कि इस देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमान खतरे में है, तब हम इन लोगों को जम्मू के एक मेडिकल कॉलेज का उदाहरण देना चाहते हैं। इस मेडिकल कॉलेज का नाम है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। ये जम्मू में है। जम्मू में श्री वैष्णो देवी का जो मंदिर है, उस मंदिर के श्राइन बोर्ड के ही अंतर्गत इस मेडिकल कॉलेज का संचालन होता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें हैं, जिनमें 42 सीटें 42 सीट्स मुस्लिम छात्र चुने गए हैं, 7 सीटों पर हिंदू छात्र हैं और सिर्फ 1 सीट पर सिख समुदाय के छात्र का दाखिला हुआ। सोचिए, अगर इस देश में मुसलमानों को योग्यता के आधार पर बराबरी के मौके नहीं मिलते, मुसलमान खतरे में होते, तो क्या श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इस मेडिकल कॉलेज में योग्यता के आधार पर 50 में से 42 सीटें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के छात्रों को मिल पाती? ये जम्मू का है। बड़ी बात यह है कि जो लोग वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताते हैं, कि श्री वैष्णो देवी मंदिर के मेडिकल कॉलेज में अगर 50 में से 42 सीटें मुस्लिम समुदाय के छात्रों को मिल गई, तो इसमें आईना उनके सामने है। कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जरूर किया है। वक्त है विजुअल स्टोरीज का। साड़ी एक पहनावा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा, पहचान है। लेकिन अब ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में सहजता से इसे स्वीकार किया जा रहा है। लोग इसके मुरीद बन रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, हजारों साल पुराने इतिहास के बाद भी साड़ी आज आधुनिकता का नया पैमाना है, जिसे आज पूरी दुनिया अपनाने को तैयार है। आज आपको अमेरिका और रशिया से आई कुछ खास तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, जिनमें यह दिख रहा है कि भारतीय साड़ी अब ग्लोबल हो गई। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में साड़ी गोज ग्लोबल कार्यक्रम हुआ। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों की महिलाओं ने साड़ी की सुंदरता और विरासत का जश्न मनाया और इस दौरान भारत की संस्कृति की खास झलक देखने को मिली। इस कार्यक्रम के दौरान साड़ी की विशेषता, विविधता और महत्व को प्रदर्शित किया गया। खास बात यह रही कि इसमें भारत ही नहीं बल्कि कई देशों की महिलाएं शामिल थीं। साड़ी दुनिया के सबसे पुराने और सदियों से लगातार पहने जाने वाले परिधानों में से एक है, जो आज भी उतना ही लोकप्रिय है। इसकी परंपरा हजारों साल पुरानी है
और इसे बनाने की अनगिनत शैलियां, पहनने के सैकड़ों तरीके हैं जो भारत की विविधता और कलात्मक विरासत का एक उदाहरण है। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं जो रूस से आई है, जिसमें एक भारतीय महिला पारंपरिक साड़ी में आकर्षण का केंद्र बन गई और तमाम लोग उसकी तारीफ करते हुए सेल्फी के लिए दौड़ने लगे। लोग उन्हें रूस में भारत का सांस्कृतिक राजदूत भी कहने लगे। भारत की आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत ने साड़ी के परिधान को पिछड़ेपन से जोड़ने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन आज ये तस्वीरें बताती हैं कि साड़ी के परिधान ने उन धारणाओं को तोड़ दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि साड़ी का जिक्र सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। साड़ी शब्द साती से आता है, जिसका मतलब होता है कपड़े की एक पट्टी। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी साटिका शब्द मिलता है, जो 3 कपड़ों से बनने वाला एक सेट था। मुगलों को रेशमी बढ़िया कपड़े बहुत पसंद थे और उसी समय भारत में साड़ी पहनने का आधुनिक तरीका विकसित होने लगा और फारस से भारत में सिलाई की कला भी इसी दौर में आई और अब आज साड़ी ग्लोबल होती जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में शिक्षक सबसे सम्मानित पेशों में से एक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शिक्षक कहना ही इस पेशे का अपमान है। छत्तीसगढ़, जहां एक टीचर बच्चों को ऐसी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं कि अगर वो ना ही पढ़ाते तो बच्चों का ज्यादा भला होता। संडे को सैंडे, वेडनेसडे को वेंसडे, नोज को नोज पढ़ा रहे थे। इसके अलावा बच्चों को मदर, फादर, सिस्टर सबकी गलत स्पेलिंग रटा रहे थे। सोचिए, क्या ये सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ धोखा, अन्याय नहीं है? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक टीचर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो बच्चों को अंग्रेजी के शब्दों की गलत स्पेलिंग रटा रहा है। पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर दिनों के नाम, सगे संबंधियों के नाम की स्पेलिंग भी वो गलत पढ़ा रहा है। उसे नोज, ईयर, आई की स्पेलिंग तक नहीं आती। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर की स्पेलिंग भी गलत लिखता है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक की योग्यता और ज्ञान पर सवाल खड़े हुए और लोगों ने पूछा कि बच्चे इसे ही रट लेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद इस टीचर को निलंबित कर दिया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आपको दुबई में चल रहे एयर शो में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबॉटिक्स टीम का जो एरोबॉटिक्स टीम है वहां पर तेजस लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन दिखाएंगे। इस एयर शो में दुनिया की 100 से ज्यादा वायुसेना भाग ले रही है और इसमें भारत अपनी एडवांस डिफेंस पावर, टेक्नोलॉजी, उद्योग क्षमताओं का व्यापक प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, जिसे अब पूरी दुनिया देख रही है। दुबई में चल रहे एयर शो में भारत की वायुसेना ने अपना जलवा बिखेरा। ये एयर शो 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें दुनिया की 100 से ज्यादा वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इस एयर शो के लिए भारत की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और तेजस फाइटर विमान दुबई पहुंचे हुए हैं। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दुबई से एक शानदार वीडियो शेयर किया, जिसमें उसके विमान यूएई के आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुबई में ये एयर शो हर 2 साल में होता है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। इस एयर शो में भारत की 19 कंपनियां अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही हैं। इसके अलावा 15 भारतीय स्टार्टअप अपने उत्पादों और समाधानों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह की तैयारी है। आने वाले वक्त के लिए भारत किस सहजता से धीरे धीरे अपनी पूरी जो रक्षा के क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। आपने दिल्ली मेट्रो की वायरल रील्स खूब देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया की मेट्रो की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें देखकर आप कहेंगे कि ऐसा तो भारत में भी नहीं होता। इस वीडियो में कुछ लोगों ने मेट्रो में डीजे बजाना शुरू किया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा करने वाले ये लोग भारतीय मूल के ही हैं, जिसे लेकर दुनिया में बहस छिड़ गई है कि भारत में तो कुछ लोग तेज संगीत बजाकर दूसरों को तंग करते ही हैं, अब विदेशों में भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेट्रो का ये वीडियो वायरल हो रहा है और जैसी ये तस्वीर है वैसी शायद
भारत की मेट्रो में भी ना देखने को मिले। इस वीडियो में एक व्यक्ति ने मेट्रो को ही डीजे फ्लोर बना दिया था और पंजाबी गाना बजा दिया, जिसके बाद तो क्या देसी क्या विदेशी सब गाने की धुन पर झूमते गाते नजर आए और माहौल मिनी कॉन्सर्ट जैसा हो गया। इस वीडियो को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। कुछ लोगों को विदेशों में देसी अंदाज पसंद आ रहा है, तो कुछ लोग इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। एक वक्त था जब कहा जाता था कि भारत को दो लोगों से खतरा है, एक है हाफिज और दूसरा है हिडम्मा। आज ये खबर बहुत जरूरी है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद सीमा पार आतंकवाद से खतरा पैदा करता था और नक्सली कमांडर मडवी हिडम्मा देश की सीमा में रहकर उसे खोखला कर रहा था। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ मानते थे कि हाफिज से पहले हिडम्मा को ठिकाने लगाना जरूरी है, इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह ने मडवी हिडम्मा को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों को 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी। सुरक्षा बलों ने डेडलाइन से 12 दिन पहले ही बड़ी कामयाबी दिलाई। आज सुबह छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश सीमा पर मारेडुमिल्ली के जंगलों में नक्सल कमांडर मडवी हिडम्मा को साथियों समेत ढेर कर दिया गया। जंगलों में हुए इस एनकाउंटर में नक्सली कमांडर मडवी हिडम्मा और उसकी पत्नी रजक्का मारे गए हैं। इसके अलावा इस एनकाउंटर में लकमल, कमलू, मल्ला और देवे नाम के नक्सली भी ढेर किए गए। इन नक्सलियों के पास से 2 AK-47, एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल भी बरामद की गई है। 1 करोड़ रुपए का इनाम था। 1 करोड़ रुपए का इनामी मडवी हिडम्मा एक खतरनाक नक्सली था जो पिछले 20 वर्षों में देश में हुए 26 से ज्यादा बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। मडवी हिडम्मा छत्तीसगढ़ के सुकमा में पैदा हुआ था, बस्तर क्षेत्र में काफी एक्टिव था। उसे बहुत कम लोगों ने देखा था, इसीलिए सुरक्षा बलों के लिए उसे खोजना एक बड़ी चुनौती थी। इसी साल हिडम्मा की एक तस्वीर सामने आई, जिसके बाद उसकी तलाश आसान हो गई। मडवी हिडम्मा का एनकाउंटर एक बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा बल इस कामयाबी को नक्सलवाद के ताबूत की आखिरी कील बता रहे हैं। दरअसल देखिए, मडवी हिडम्मा को सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक नक्सली कमांडर माना जाता है। हिडम्मा नक्सली संगठन पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का कमांडर था। हिडम्मा की बटालियन 1 को नक्सलियों की सबसे खतरनाक हमलावर टीम माना जाता था। हिडम्मा की यह खतरनाक नक्सली टीम आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तमाम जगहों पर फैली हुई थी। अपनी खूनी साजिशों में माहिर हिडम्मा को बहुत कम उम्र में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य तक बना दिया गया था। 10-15 साल पहले तक मडवी हिडम्मा नक्सलियों की फ्रंट लाइन का सदस्य नहीं था, लेकिन नक्सली हमलों में इसकी बनाई गई योजना काफी चर्चा होती थी क्योंकि वो बहुत सटीक साबित होती थी और इसी वजह से जल्द ही ये अन्य नक्सली कमांडर्स की नजर में आ गया। हिडम्मा के बारे में सुरक्षा बलों को सबसे पहले साल 2010 में हुए दंतेवाड़ा नक्सली हमले के बाद पता चला था। दंतेवाड़ा नक्सली हमला देश में हुआ सबसे बड़ा नक्सली हमला था। इस हमले में 76 CRPF जवान शहीद हो गए थे। ये जवान नक्सलियों के सर्च ऑपरेशन के बाद अपना कैंप में लौट रहे थे। दंतेवाड़ा के ताड़मेटला के पास 1000 नक्सली घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ जवानों की बस को पहले IED ब्लास्ट से उड़ाया, फिर इसके बाद उस बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। नक्सली यही नहीं रुके, उन्होंने हमले के बाद जवानों के हथियार, यहां तक कि उनके जूते तक लूट लिए थे। आज जाकर हमने बदला लिया है। दंतेवाड़ा नक्सली हमले का मास्टरमाइंड हिडम्मा और उसका एक साथी बसवराजू था। इसी साल 21 मई को बसवराजू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया और इसके बाद मडवी हिडम्मा को भी ठिकाने लगा दिया गया है। एक तरह से सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों का बदला आज पूरा कर लिया है। हिडम्मा के बारे में कम जानकारी होने की वजह से उसे पकड़ने में बहुत दिक्कतें आई थी। इस दौरान उसने कई बड़े नक्सली हमले तक कर डाले। साल 2013 में हुए झीरम घाटी नरसंहार हिडम्मा ने ही किया था। उस वक्त नक्सलियों ने कांग्रेस पार्टी के एक काफिले पर बम फेंके थे, फिर इसके बाद उन पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। 27 लोग मारे गए थे। हिडम्मा के इशारे पर ही साल 2017 में सुकमा में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ। नक्सलियों ने घात लगाकर CRPF जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 27 जवान शहीद हुए। साल 2021 आई, सुकमा बाजीपुर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे सुरक्षा बलों पर हिडम्मा की PLGA बटालियन 1 ने हमला कर दिया था। 22 जवान इसमें शहीद हो गए थे। हिडम्मा के एनकाउंटर की वजह नक्सलियों के खिलाफ चल रहे बड़े ऑपरेशंस हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सलियों के आगे 2 ही ऑफर रखे हैं। पहला है सरेंडर, दूसरा है एनकाउंटर।
इस सख्ती की वजह से ही नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। हिडम्मा इससे काफी परेशान था, माना जा रहा है किसी वजह से वो घने जंगलों से निकलना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसका एनकाउंटर हो गया। ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं। अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। भारतीय एजेंसियां अनमोल को अमेरिका से ला रही हैं। अनमोल बिश्नोई वही गैंगस्टर है जिसने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई थी। आरोप है बाबा सिद्दीकी की हत्या अनमोल बिश्नोई ने ही करवाई थी। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस गैंग का सदस्य है। वो पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। फर्जी दस्तावेजों के सहारे वो अमेरिका भाग गया था और वहीं से लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहा था। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाना सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अनमोल बिश्नोई से पूछताछ की मदद से बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल हत्याकांड से जुड़ी अहम जानकारियां जुटा पाएंगी।